वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिलिप लार्किन की एक फ़ेमस पोइम जिसका टॉपिक है MCMXIV। ये एक रोमन डिजिट है जिसका मतलब है 1914 यानी 1914। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार की बिगिनिंग का ईयर था। इस तरह से इस पोएम में पोइट ने फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बताया है कि जो इसमें तबाहकारियाँ हुई और नॉर्मल जो सिटीज़न्स थे उनके इस वार के बारे में, इस जंग के बारे में जो उनके जज्बात थे, जो उनकी फीलिंग्स थी, उस पर पोइट ने रोशनी डाली है। ये पोएम द विट्सन वेडिंग में 1964 में पब्लिश हुई। ये पोएम 4 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है और हर स्टेंजा की 8 लाइन्स हैं। इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइन्स की स्ट्रेंथ है 32। इसके फर्स्ट 2 स्टेंजा में यानी इसका फर्स्ट हाफ जो है उसमें अर्बन लाइफ में जो तबाहकारियाँ हुई थी उनका ज़िक्र किया गया है और थर्ड और फोर्थ स्टेंजा यानी सेकंड हाफ जो इस पोएम का है उसमें रूरल एरिया की तबाहकारियों का ज़िक्र किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम की ग्लोसरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पोएम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच को। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है दोज वो, लॉन्ग यानी लंबी, अनइवन गैर हमवार, लाइंस कतारें। उन लंबी और ना हमवार कतारों में स्टैंडिंग लोग खड़े थे एज पेशेंटली सब्र के साथ। उन लंबी ना हमवार कतारों में लोग सब्र से खड़े थे एज़ इफ़ जैसा कि दे वर स्ट्रेच्ड वो फैले हुए हों आउटसाइड बाहर द ओवल और विला पार्क, ओवल या विला पार्क के बाहर। लंबी और गैर हमवार कतारों में लोग बड़े सब्र से यूँ खड़े थे कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो लोग ओवल या विला पार्क के बाहर बिखरे हुए हों। यानी वो यंगस्टर्स, वो जवान जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में शमूलियत के लिए आर्मी में अपॉइंट होना चाह रहे थे, वो अपॉइंटमेंट के लिए बाहर खड़े थे और वो बहुत ज़्यादा सब्र के साथ खड़े थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। द क्राउन्स ऑफ हैट्स, उनके हैट्स के यानी उनकी टोपियों के ताजनुमा ऊपर वाले हिस्से ही दिखाई दे रहे थे। यानी वो तादाद में इतने ज़्यादा थे कि अगर उन्हें ऊपर से देखा जाता तो उनके हैट के ताजनुमा ऊपर वाले हिस्से ही दिखाई दे रहे थे। द सन, और सूरज की रोशनी, ऑन मोस्टार्ट आर्केक फेसिस, उनके मूँछों वाले कदीम चेहरों पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी। ग्रीनिंग, और वो मुस्कुरा रहे थे एज़ इफ़ जैसा कि इट वर ऑल एन अगस्त बैंक हॉलीडे लाट, जैसा कि वो अगस्त की बैंक की छुट्टी की खुशी मना रहे हों। वो इस तरह से मुस्कुरा रहे थे कि यूँ महसूस हो रहा था जैसा कि वो बैंक की अगस्त में छुट्टी मना रहे हों। सेकंड स्टैंजा में पोइट कहता है एंड और द शट शॉप्स, और दुकानें बंद थीं। द ब्लीच्ड एस्टेब्लिश्ड नेम्स, ब्लीच यानी मध्यम हो गए थे, मिट गए थे। एस्टेब्लिश्ड नेम्स, वो नाम जो रखे हुए थे। ऑन द सन ब्लाइंड्स, यानी पर्दों पर, पर्दों पर उन दुकानों के रखे गए नाम जो कि लिखे हुए थे वो मुकम्मल तौर पर मध्यम होते होते मिटने के करीब थे या मिट गए थे। द फार्थिंग्स एंड सॉवरेंस, ये उन कॉइन्स के नाम हैं जिनसे लोग ख़रीदारी किया करते थे। यानी उन दुकानों में लोग फार्थिंग्स और सॉवरेंस के सिक्कों से ख़रीदारी करते थे। एंड डार्क क्लॉथ चिल्ड्रन एट प्ले, और गहरे रंग के कपड़ों में मलबूस बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ थे। कॉल्ड आफ्टर किंग्स एंड क्वींस, और उनके बच्चों के नाम बादशाहों और मलकाओं के नामों पर रखे गए थे। द टिन एडवर्टाइजमेंट्स, और लोहे के डिब्बों पर इश्तिहारात दिए गए थे। फॉर कोका, कोका यानी चॉकलेट या कोई मीठी चीज़। एंड ट्विस्ट, और तंबाकू, चॉकलेट या मीठी चीज़ों और तंबाकू के इश्तिहारात लोहे के डिब्बों पर दिए गए थे। एंड द पब्स, और शराब खाने वाइड ओपन ऑल डे, और सारा दिन शराब खाने खुले रहते थे। थर्ड स्टेंजा में पोइट कहता है एंड द कंट्री साइड, पहले 2 स्टेंजाज में यानी फ़र्स्ट हाफ में पोइट ने अर्बन लाइफ को बताया है। अब सेकंड हाफ यानी थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में पोइट रूरल लाइफ के बारे में बताएगा। पोइट कहता है एंड द कंट्री साइड, और देहाती इलाके में
नॉट केयरिंग, उनकी कोई देखभाल नहीं की जा रही थी, उनकी कोई हिफाजत नहीं थी, उनकी कोई निगहदाश्त नहीं थी। द प्लेस नेम्स, उन जगहों के नाम जिस बोर्ड पर लिखे हुए थे या जिन तख्तियों पर उन देहातों के नाम लिखे हुए थे, ऑल हेज्ड ओवर, वो मुकम्मल तौर पर मिट चुके थे। विद फ्लावरी ग्रासेस, और फूलदार घास उगी हुई थी। एंड फील्ड्स, और खेत जो थे। शैडोइंग डोमस्टे लाइंस, वो लाइनें, वो कतारें जो कि उन खेतों को अलग करती थी, वो कतारों का नामो निशान भी मिट चुका था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावरी ग्रास उग गई थी, यानी फूलदार घास उग जाने की वजह से अब फसलों के दरमियान जो हदबंदी थी, वो हदबंदी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी। अंडर वीड्स रेस्टलेस साइलेंस, और जो गंदम के खेत थे उसके नीचे भी या उसमें भी मुकम्मल तौर पर बेचैन कर देने वाली खामोशी थी। द डिफरेंटली ड्रेस्ड सर्वेंट्स, और मुलाजमीन ने मुख्तलिफ़ तरह के लिबास पहने हुए थे, वो मुख्तलिफ़ तरह के लिबास में मलबूस थे। विद टिनी रूम्स इन ह्यूज हाउसेस, वो बड़े बड़े घरों के छोटे छोटे कमरों में मुकीम थे या रिहाइश पजीर थे। विद टिनी रूम्स, और छोटे छोटे कमरों में, इन ह्यूज हाउसेस, बड़े बड़े घरों के। वो मुलाजमीन जो कि मुख्तलिफ़ तरह के लिबास में मलबूस थे, वो बड़े घरों के छोटे छोटे कमरों में मुकीम थे। द डस्ट बिहाइंड लिमोजीन्स, और उनकी जो लिमोजीन यानी एक गाड़ी है वो भी गर्द आलूद हो चुकी थी, उनकी भी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जैसा कि वो पहले बता चुका है कि फ़सलों में जो हदबंदी करने वाली लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी हार्वेस्टिंग करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सारे के सारे जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो आर्मी में अपॉइंटेड हो चुके थे और फ़र्स्ट वर्ल्ड वार में शमूलियत के लिए जा चुके थे। इससे उनकी फ़सलों की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था और उनकी गाड़ियों की भी हिफाजत करने वाला नहीं था, इसलिए उनकी गाड़ियाँ भी मुकम्मल तौर पर गर्द आलूद हो चुकी थी। लास्ट स्टेंजा में पॉइंट कहता है, नेवर सच इनोसेंस नेवर बिफोर और सिंस, इससे पहले कभी भी इस तरह की मासूमियत नहीं दिखाई दी। किस तरह की मासूमियत? एज चेंज्ड इटसेल्फ टू पास्ट विदाउट अ वर्ड, कि लोगों ने बिना एक लफ्ज़ कहे या बिना एक लफ्ज़ सुने अपने माजी को मुकम्मल तौर पर बदल लिया हो। यानी माजी में वो एक बड़ी लग्यूरियस किस्म की लाइफ स्पेंड कर रहे थे, लेकिन अब वो बैटल फील्ड की तरफ चले गए बग़ैर किसी के कहे और बग़ैर गिला किए। यानी एक लफ्ज़ भी ना उन्होंने किसी से सुना और ना उन्होंने कुछ बोला, यानी ना उन्हें नसीहत की ज़रूरत पड़ी और ना ही उन्होंने कोई गिला किया। द मैन लीविंग द गार्डन्स टाइडी, लोग अपने साफ़ सुथरे बागात को छोड़कर चले गए। द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस लास्टिंग अ लिटल वाइल लॉन्गर, और बहुत सी शादियां, हज़ारों की तादाद में शादियां जो थी वो चंद लम्हे ही चल सकीं, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गई। यानी जो न्यूली वेडेड हस्बैंड्स थे वो वहीं मारे गए, इसलिए उनकी जो बीवियां थी वो विडोज़ हो गईं। नेवर सच इनोसेंस अगेन, और ये कहकर उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी कि शायद दोबारा इस तरह की मासूमियत का नज़ारा ना करना पड़े। यानी इस तरह की मासूमियत अब दोबारा कभी नहीं देखी जाएगी कि लोग बिना सोचे समझे, बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर किसी की नसीहत के ख़ुद ही अपने घर बार, अपनी बीवियों, अपने बागात, अपनी लिमोजीन यानी अपनी गाड़ियों और अपने खेतों को छोड़कर चले जाएं। ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। ये एक आयरनी है, क्योंकि इसके चंद साल बाद ही सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई, जिसमें इससे भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान की बाजी हार दी थी। इस तरह से ये पोइट ने लास्ट लाइन में आयरनी का यूज़ किया है। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है द बिगिनिंग ऑफ टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो लाइनों का एक ही लफ्ज़ से स्टार्ट होना। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 25 और 26 को देखें, यानी इस पोइम के लास्ट स्टेंजा की फ़र्स्ट टू लाइंस को देखें, तो ये दोनों लाइंस नेवर से स्टार्ट हो रही हैं। इस तरह से पोइट ने इसमें एनाफोरा का यूज़ किया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है द बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स विद द सेम लेटर, यानी दो अल्फाज का एक ही लफ्ज़ से, एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन को अगर हम देखें तो उसमें पोइट कहता है लॉन्ग लाइंस। अब लॉन्ग लाइंस दोनों एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 9 में शट और शॉप्स दोनों एस एच श की साउंड दे रहे हैं।
उसके बाद लाइन नंबर 19 में फ्लावरिंग फील्ड्स। नेक्स्ट लाइन नंबर 22 में डिफरेंटली ड्रेस्ड। लाइन नंबर 23 में ह्यूज हाउसेस। लाइन नंबर 28 में विदाउट वर्ड। लाइन नंबर 31 में लास्टिंग लॉन्गर। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम क्वालिटी और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक जैसी खसूसियात या खूबियों की बिना पर दो चीज़ों को मुआवजा करना, दो चीज़ों को कंपेयर करना। अगर हम इस पोइम की फ़र्स्ट 3 लाइंस को देखें, बल्कि फ़र्स्ट 4 लाइंस को देखें, जिसमें पोइट कहता है दोज लॉन्ग अनइवन लाइंस स्टैंडिंग एज पेशेंटली एज इफ़ दे वर स्ट्रेच्ड आउटसाइड द ओवल और विला पार्ट, यानी इसमें उसने कहा है कि लोग आर्मी में अपॉइंटेड होने के लिए लंबी और नाहमवार लाइनों में इस तरह से खड़े थे जैसा कि वो किसी ओवल या विला पार्क के बाहर खड़े हों। यानी पोइट ने दो लोगों को कंपेयर किया है, आर्मी में आने वाले लोगों को, आर्मी में अपॉइंटमेंट के लिए आने वाले लोगों को उन लोगों के साथ कंपेयर किया है जो कि विला या ओवल पार्क के बाहर खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए। इस तरह से इससे दो तरह के लोगों को, दोनों ही एक्साइटेड होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट की बेस पर उन्हें कंपेयर किया है। इस तरह से फ़र्स्ट 4 लाइंस में उसने सिमिली का यूज़ किया है। इसी स्टैंजा की अगर हम लास्ट 2 लाइंस देखें, जिसमें वो कहता है ग्रीनिंग, वो हंस रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे, एज़ इफ़ जैसा कि इट वर ऑल एन अगस्त बैंक हॉलीडे लाट, जैसा कि वो अगस्त में बैंक की छुट्टी की खुशी मना रहे हों। यानी वो जो आर्मी के लिए अपॉइंटमेंट के लिए लोग आए थे वो इस तरह से खुश थे जैसा कि वो बैंक हॉलीडे सेलिब्रेट कर रहे हों। तो इस स्टैंजा की लास्ट 2 लाइंस में और फर्स्ट 4 लाइंस में 2 मरतबा पोइट ने सिमिली का सहारा लिया है। उसके बाद नेक्स्ट लिटरेरी टर्म जो कि पोइट ने यूज़ की है वो है आयरनी। आयरनी का मतलब है यानी एक ऐसी बात, आयरनी को उर्दू में तंज कहते हैं, यानी वो बात जो कही जाए लेकिन बिल्कुल उसके ब्रक्स हो जाए, उसे आयरनी कहते हैं। जैसा कि इस पोइम की लास्ट लाइन में, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पोइट कहता है नेवर सच इनोसेंस अगेन, कि लोगों ने तो ये सोचा था कि ऐसी मासूमियत का मुजाहरा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। कौन सी मासूमियत? कि लोग बिना सोचे समझे आर्मी में अपॉइंटमेंट के लिए अपनी बीवियों, घर बार, खेत और बागात और इवन अपनी गाड़ियों, रहाइशों तक को छोड़ जाएँ। ऐसी इनोसेंस का मुजाहरा दोबारा कभी भी लोगों में नहीं होगा। लेकिन चंद सालों बाद ही दोबारा सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई, जिसमें वो इससे बढ़कर इनोसेंस का मुजाहरा किया गया, क्योंकि उसमें डेथ रेट जो था, उसमें जो कैजुअलिटीज़ थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से ऑलमोस्ट डबल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस लेक्चर।